बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि असंवैधानिक है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि बुलडोजर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं मुख्यमंत्री हूं और फिर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश में, आंध्रा में, तेलंगाना में, आपका हिमाचल में, शिमला में मस्जिद को भी तोड़ने की तैयारी चल रही है। ये तानाशाही सरकार है, ये मनमानी की सरकार है, ये हिटलरगिरी की सरकार है। और ये एक तरफ कहती है कि मैं नौकर हूँ, दूसरी तरफ कहती है मैं सेवादार हूँ, और तीसरी तरफ कहती है कि मैं चौकीदार हूँ। लेकिन ये सिर्फ बोलती है और अपने को शेर भी कहती है, अपने को 56 इंच वाला भी कहती है, और फिर कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। और उस हालत में ये जो बेईमानी है, इनके जो वक्तव्य में विरोधाभास है, यही वजह है कि आज न्याय का दरवाजा बंद हो गया है। न्याय इनकी मुट्ठी में है, ईडी और इनकम टैक्स इनकी मुट्ठी में है। हर तरफ अराजकता है, हर तरफ गुंडागर्दी है, हर तरफ तानाशाही है। और यही वजह है कि हम सब सीधे साधे भोले भाले लोग जंतर मंतर पे आकर के आवाज देते हैं, जिसका असर सरकार पे नहीं पड़ता। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं जेल में डाला जा रहा है, किस तरफ जा रहा है देश? बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि असंवैधानिक है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि बुलडोजर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं मुख्यमंत्री हूं और फिर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश में, आंध्रा में, तेलंगाना में, आपका हिमाचल में, शिमला में मस्जिद को भी तोड़ने की तैयारी चल रही है। आपका हैदराबाद में 75 घर महबूब नगर में गिरा दिया गया, लखनऊ में गिराया जा रहा है। ये सब तानाशाही का द्योतक है। जो चंदा दिया उसके साथ धंधा होता है, जो चंदा नहीं दिया, जो आवाज उठाएगा अपने हक अधिकार के लिए, उनको डंडा देते हैं। यही इनकी नीति और न्याय संगत बात है। अवैध बताया जा रहा है ना, जो शिमला का आपने जिक्र किया, वो मस्जिद तो अवैध बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन, तो भैया वक्फ बोर्ड की जमीन को अगर आप गिराना चाहते हो, दिल्ली में गिराओ, गोल मार्केट में गिराओ, और मुकेश अंबानी का जो बड़ा महल घर बना हुआ है, जो वक्फ बोर्ड पे बना हुआ है, पहले उसको गिराओ। बहुत सारे नेताओं के कोठी और घर बना हुआ है, ऑफिस बना है, उसको गिराओ। आप आस्था, ये आस्था पे चोट पहुंचा कर करके, ये नफरत के चाशनी में डुबो कर करके ये राजनीति करना चाहते हैं। ये कुर्सी का खेल है, ये राजनीति का खेल है, ये वोट की ध्रुवीकरण का खेल है। इनको कोई मतलब नहीं है कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन जो है तरक्की करेगा, कौन रोटी खाएगा, कौन शांति से रहना चाहता है। इनको कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि इसको तोड़ो फोड़ो। जो अंग्रेजों ने जब डिवाइन एंड रूल का सिस्टम बना करके 1947 में गया, उसी का ये औलाद हमारे बीच में नफरत यानी तोड़ और फोड़ की राजनीति से राज करना चाहता है। इंडिया गठबंधन से बड़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन इंडिया गठबंधन भी उसी रास्ते पर चलने लगा है। इंडिया गठबंधन 30 पार्टियों का, चोरों का पार्टी है, टीम है। हर लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं। अब उन्हीं इंडिया गठबंधन में अब जो है टूट फूट होने लगा है। जहां पे आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, दिल्ली से रिश्ता टूटा, हरियाणा से रिश्ता टूट गया। आज ही अभी सुबह में हुआ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हरियाणा में नहीं होगा। तो आप गठबंधन बनाते हो, गले मिलते हो, कनखी मारते हो, फिर अपने आप टूटते हो। तो इस तरह का ये जो काम हो रहा है, ये देश हित में काम नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप कहते हो कि एक बड़ा डाकू है, बीजेपी है, तो आप कौन हो? एक तान सिंह है, एक मान सिंह है, एक गंगू राम है, एक तेलीराम है। तो ये सब देश को लूट रहे हैं। जनता किस पे विश्वास करे? देखिए, आज हमारे एक जनाधार चला है, दलित, शोषित, ओबीसी का, अल्पसंख्यकों का,
जय भीम का, गौतम बुद्ध का, अब ये सब लोग संगठित हुए हैं, लेकिन इनके बीच में अच्छा नेता नहीं है। जो नेता बनते हैं वो बिक जाते हैं। तो आज अच्छे नेता की ज़रूरत है। जिस दिन इनके बीच में एक सद्बुद्धि आ जाएगा, एक अच्छी सोच आ जाएगा, तो ये जो 85% 90% कहते हैं, इसमें से 543 चुनना आसान होगा, मुश्किल नहीं है। और फिर भारत के अंदर 543 में अगर 272 हम होंगे तो हम राज करेंगे। दिल्ली के अंदर 70 होंगे, 36 जीतेंगे तो हम राज करेंगे। अब जय भीम के लोगों का, गौतम बुद्ध के लोगों का, दलित शोषित का, ओबीसी का जो 80-85% हैं, जो दर दर की ठोकर खाए हैं, हमेशा वो जो है शोषण और दोहन का शिकार रहे, वो अब राज करेंगे। एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, एक मुख्यमंत्री जो पूरे राज्य की जनता का जिम्मेदार होता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री है, उसको संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। और अब सारे नागरिकों के हितों की रक्षा करना, सारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसके खिलाफ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का रवैया कैसा है। तो ये जो देश में घोड़ चली है कि जो जितना ज़्यादा नफरती बयान देगा, जो जितना ज़्यादा अपने आप को मुसलमानों के खिलाफ नफरत में आगे बढ़ेगा, उसको राजनीतिक तरक्की उतनी तेज़ी से मिलती जाएगी। ये एक धारणा बन गई है और बना दी गई है। और वास्तव में ऐसा हुआ भी है कि जो लोग जितना नफरत के बयान देते हैं, आज मिनिस्ट्री में बैठे हैं बहुत से लोग, आज कहाँ बैठे हैं, कोई गोली मारने का बयान देता है, ऐलान करता है, वो हमारी कैबिनेट में मिनिस्टर बन के बैठते हैं। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि देश में जो एक रुझान चल पड़ा है, नफरत के रास्ते पर चलकर आप सियासत में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है और हम समझते हैं कि उस पार्टी का भी नुकसान होगा। जो पार्टी आज ये समझ रही है कि नफरत फैलाकर, समाज को बांटकर हम कुछ सीटें हासिल कर लेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ये जहर जब आगे तक फैलेगा तो ये समाज को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है और एक समुदाय को तो टारगेट कर ही रहा है, लेकिन आगे चलकर ये उनकी पार्टी और उनका जो ग्रुप है उसको भी ये नुकसान पहुंचाएगा। ये बात हम अभी से उनको कहना चाहते हैं। जो लोग सत्ता में रहकर नफरत की दुकानदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जवान उन्हें कोर्ट में घसीटे। देखिए कोर्ट की भी बात होने लगी है इसके बाद की पूरे जी। एनआरसी होनी चाहिए। देखिए कोर्ट में लोग जा भी रहे हैं, लोगों के कोशिशें भी हो रही हैं और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है ये कि सिर्फ जमात न करे बल्कि हर समझदार नागरिक, और बल्कि सिर्फ मुसलमान क्यों करे बल्कि आम भारतीय नागरिक जो समझता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। और मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ वैसे तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आप देखिए इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग ऐसे बयान देते हैं और कोर्ट उस पर चुप है, तो ये कोर्ट को भी संज्ञान लेने की जरूरत है। और आपकी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उसमें अपना रोल अदा करें। एक आदमी एक साहब बोले, कोई साहब। सलीम साहब, मेरा सवाल है जी, वक्फ एक्ट को लेके जमात इस्लामी का एक प्रतिनिधिमंडल अभी जगदम्बिका पाल से मुलाकात किया था, उस मुलाकात में क्या रहा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, आपने क्या बताया? देखिए असल तो हमारा रिप्रेजेंटेशन वक्फ का जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उस पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हम अपना पूरा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। और ये हमारे वफद ने जो उनसे मुलाकात की उसमें यही गुजारिश की कि हम सिर्फ आपसे तो मिलने आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पूरी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने हमारा प्रेजेंटेशन हो। और तो उन्होंने हमारी बात मान ली और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए जल्दी ही हमें कोई समय मिलने वाला है कि हम पूरी जो कमेटी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके सामने हम अपना स्टैंड पेश करेंगे। और हमारा स्टैंड बराबर अपने बयानों के माध्यम से बराबर हम आपके थ्रू लोगों तक लाते रहें। तो डिटेल प्रेजेंटेशन मुमकिन है 1, 2, 3 दिन में शायद हमको वक्त मिले और हम पूरी कमेटी के सामने उसको पेश करें। इंजीनियर साहब, राजगिरी महाराज के बारे में
जो बयान दिया है रामगिरी महाराज साहब ने, तो उसके बारे में जब क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो जमात इस्लामी ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया, या उसके खिलाफ एफआईआर कहीं करवाया, या प्रोटेस्ट का आह्वान किया? देखिए, हर चीज में प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं ना लोग। हाँ, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग अपनी नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। हमारा कहना यह है कि कार्रवाइयाँ हो और अदालतें भी अपना रोल अदा करें। जब सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करती, तो फिर अदालतों को और आप जैसे जागरूक मीडिया कर्मियों को और आप जैसे जागरूक नागरिकों को और जोर से आवाज लगानी पड़ेगी।